एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ योजना 22 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है। प्रकरण आज हमने प्रकाश का परावर्तन लिया है और ये कक्षा 7वीं का प्रकरण है। कालांश और दिनांक आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये पाठ योजना पढ़ा रहे हों। फिर हमें लिखने होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट यानी कि विषय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो भौतिक विज्ञान को पढ़ाने के हमारी क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्य व दृष्टिकोण और नैतिकता का विकास करना। जब बच्चों को हम भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे तो उनकी समस्याएं समाधान होंगी, उनकी जो क्षमताएं हैं उनका विकास होगा, उनके जीवन में सुधार आएगा और वो भौतिक विज्ञान को समझकर अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके उसे यूज़ भी कर सकते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट भी इससे हम कर सकते हैं। तो ये सभी उद्देश्य हमारे आ जाएंगे सामान्य उद्देश्य में। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक यानी कि प्रकरण प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो पहला, छात्राएं प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कर सकेंगी। दूसरा, छात्राएं प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। तीसरा, छात्राएं प्रकाश के परावर्तन के प्रकारों को वर्गीकृत कर सकेंगी। तो ये सभी उद्देश्य हमें विशिष्ट उद्देश्य में लिखने हैं। फिर आती है सहायक सामग्री। तो ये शिक्षा छात्र अध्यापिका के लिए होती है। इन सब की मदद से वो बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ाते हैं, समझाते हैं, जैसे कि शाम पर चार्ट, चौक, डस्टर आदि। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। तो जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये टॉपिक शुरू करने से पहले पूछे जाते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 4 से 5 होती हैं और इन्हें पूछने का जो मेन एम है वो है बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना। अगर हम जो छात्र अध्यापिका है वो क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो वो बच्चों से जाकर टॉपिक डिस्कस नहीं करना शुरू कर देते तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर वो उनसे पहले कुछ उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछें और फिर उनसे पूछते पूछते वो अपने टॉपिक तक ले आएँ तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा और क्यूरियोसिटी आएगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इन्हें पूछने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका जो आंसर आएगा वो आंसर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करके पूछना है। फिर जो उसका आंसर आएगा उसे ही नेक्स्ट यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछना है। तो मतलब ऐसे रिलेशन होना चाहिए आंसर और क्वेश्चंस में। तो इसके लिए हमें 2 कॉलम बनाने होंगे, पहला छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा छात्र क्रियाएं। तो पहला है सूर्य से हमें क्या मिलता है, तो बच्चे आराम से बता देंगे प्रकाश। दूसरा, प्रकाश कैसे यात्रा करता है, तो सीधी रेखा में। तीसरा, क्या होगा यदि अपारदर्शी वस्तु प्रकाश पथ के सामने आ जाए, तो प्रकाश परावर्तित हो जाता है। देन लास्ट, प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यह आ जाएगा संभावित उत्तर। संभावित उत्तर का मतलब होता है बच्चे उसे शायद ना बता पाएँ अच्छे से कि क्या आंसर आएगा, तो हम वहाँ पे लिख देते हैं संभावित उत्तर। फिर आता है हमारे लास्ट में उद्देश्य कथन। जब संभावित उत्तर आ जाएगा तो छात्र अध्यापिका बोल देंगे, छात्राओं आज हम प्रकाश के परावर्तन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमें कुछ शिक्षण बिंदु सिलेक्ट करने होते हैं पढ़ाने के लिए, जो भी हम पढ़ाने वाले हैं। तो हमने पहला शिक्षण बिंदु लिया है प्रकाश का परावर्तन। तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा अपेक्षित व्यवहारिका उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। उसके बाद शिक्षण अधिगम अनुभव का नेक्स्ट कॉलम है, जिसमें छात्र क्रियाएं सबसे पहले छात्र अध्यापिका सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आएगा छात्र क्रियाएं और फिर उससे नेक्स्ट कॉलम में आएगा शिक्षण विधि प्रविधि। जो भी टीचर शिक्षण विधि या प्रविधि यूज़ कर दी हैं वो सब यहाँ पे लिखी जाएंगी। और उसके बाद आएगा मूल्यांकन का कॉलम। तो छात्र अध्यापिका क्रियाएं में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न में इनकी जो विकासात्मक प्रश्न की जो संख्या होती है वो 2 से 3 होती है और ये बिल्कुल टॉपिक जस्ट शुरू करने से पहले पूछे जाते हैं और उनसे ही रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो पहला है, जब प्रकाश समतल दर्पण से टकराता है तब क्या होता है, तो बच्चे आराम से बता देंगे प्रकाश की दिशा बदल जाती है। दूसरा, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर। तो उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि का कॉलम है इसमें हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका है उन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं और बच्चों ने इनके आंसर किए हैं, तो यहाँ पे विधि आई है प्रश्न उत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो जब प्रकाश की किरणें एक चिकनी पॉलिश सतह पर गिरती है और वापस लौटती हैं, उस प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को अपतित किरण के रूप में जाना जाता है, जबकि प्रकाश की किरण जो वापस परावर्तित हो जाती हैं उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। यदि परावर्तक सतह पर 2 किरणों के बीच एक लंबवत खींचा जाए तो इसे एक सामान्य के रूप में जाना जाता है। मैंने यहाँ पे इतना ही लिखा है प्रकाश का परावर्तन के बारे में, आप चाहें तो और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद छात्र क्रिया में आएगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी।
क्योंकि जब छात्र अध्यापिकाएँ अच्छे से समझा रही हों तो बच्चे फिर क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपना कार्य नोट करेंगे। उसके बाद जो कॉलम आएगा वो शिक्षण विधि या प्रविधि क्या है, तो यहाँ पे विधि कौन सी आएगी, व्याख्या विधि, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने अपने शिक्षण बिंदु को अच्छे से बताया है, एक्सप्लेन किया है, तो लिखेंगे हम व्याख्या विधि। उसके बाद सबसे आखिरी कॉलम हमने बनाया था मूल्यांकन का। तो मूल्यांकन का मतलब होता है हम बच्चों का मूल्यांकन यानी कि उनका इवैल्यूएशन कैसे करें, कि हमें मतलब जानना है कि जो उन्हें हम समझा रहे हैं उन्हें कितना समझ में आ रहा है, तो हम उनका मूल्यांकन कैसे करें। तो हम क्या करते हैं कि जो भी शिक्षण बिंदु हमने पढ़ाया है उन्हें उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि वो कितना अटेंशन दे रहे हैं। तो हमें एक ही प्रश्न पूछना होता है और हर शिक्षण बिंदु के लास्ट में हम इसे ज़रूर पूछते हैं। तो प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। फिर आता है दूसरा शिक्षण बिंदु जो कि हमने लिया है परावर्तन के नियम। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। इसमें फिर से वही सेम कॉलम बनेंगे जो हमने पहले शिक्षण बिंदु में बनाए थे। तो इसमें सबसे पहले हम फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला है, यदि एक लंबवत रेखा किसी परावर्तक सतह पर खींची जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे आराम से बना देंगे, सामान्य रेखा या फिर सरल रेखा। दूसरा है, परावर्तन के नियम क्या हैं। तो ये आगे संभावित उत्तर आने का मतलब है बच्चे इसे नहीं बता पाएंगे अच्छे से कि क्या नियम है, तो फिर छात्र अध्यापिका बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछे गए, उन्होंने उत्तर लिखे हैं, तो हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो परावर्तन के नियम कहते हैं कि पहला, अभिलंब किरण, परावर्तित किरण और सामान्य किरण सभी एक ही तल पर स्थित है। दूसरा, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमने यहाँ पे परावर्तन के नियम बता दिए हैं। उसके बाद छात्र क्रिया में आएगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम शिक्षण विधि या प्रविधि का था, तो ये व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है, तो हम लिख देंगे व्याख्या विधि। फिर आता है हमारा मूल्यांकन का कॉलम। तो हमें लास्ट में पूछना होता है जब भी हम कोई शिक्षण बिंदु पढ़ा देते हैं। तो इसमें हमने पूछा है परावर्तन के नियम क्या हैं। फिर लिया हमने तीसरा शिक्षण बिंदु। भौतिक विज्ञान में हमें 3 ही शिक्षण बिंदु लेने होते हैं, तो ये हमारा आखिरी वाला शिक्षण बिंदु है, जो कि हमने लिया है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। फिर से वही सेम कॉलम बनेंगे जो हमने पहले बनाए थे, बस विकासात्मक प्रश्न हम चेंज कर देंगे अपने शिक्षण बिंदु के हिसाब से। तो इस बार हमने पहला प्रश्न है विकासात्मक का, परावर्तन के कितने नियम हैं। तो परावर्तन के 2 नियम हैं, हमने अभी पढ़े थे। प्रश्न दूसरा, प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आ गया संभावित उत्तर हम तभी लिखेंगे जब बच्चे इसका आंसर ना दे पाएँ, क्योंकि बच्चों को शायद ना पता हो कि उसके कितने प्रकार होते हैं। फिर आता है हमारा शिक्षण विधि या प्रविधि का कॉलम। तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर मिले हैं बच्चों से, तो हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला, नियमित परावर्तन, जब प्रकाश किरणें किसी चमकीली सतह पर पड़ती हैं और एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं, अतः इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। दूसरा है अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। तो इसके लिए है, जब प्रकाश की किरणें किसी न किसी सतह पर आपतित होती हैं तो ये किरणें अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहा जाता है। उसके बाद कॉलम था छात्र क्रियाएं का। तो उसमें हम लिखेंगे, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। उसके बाद फिर आता है शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये व्याख्या विधि है। फिर लास्ट में हमें मूल्यांकन का प्रश्न पूछना ही होता है, जिससे हम बच्चों को चेक कर पाएँ, उनका मूल्यांकन इवैल्यूएशन कर पाएँ कि उन्हें कितना समझ में आया है। तो प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के प्रकारों के बारे में बताइए। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न एक तरह का रिवीजन होता है, रिकैप होता है। जो भी हमने अब तक शिक्षण बिंदुओं में पढ़ाया है हमें उनसे ही रिलेट करके ये पूछने होते हैं, बाहर से नहीं पूछना होता। तो हम इनमें पूछते क्या है, हम इन्हें शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह पूछ सकते हैं, फिलअप या सही गलत के फॉर्म में पूछ सकते हैं, जिससे हम बच्चों का रिवीजन करा पाएँ। इनकी संख्या वैसे तो 4 से 5 भी कर सकते हैं आप, मैंने अभी 3 ही लिखे हैं, आप चाहें तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। दूसरा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की रेखा लंबवत कहलाती है। तो इसमें बताना है ये सही है या गलत। तीसरा, परावर्तन के नियम क्या हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के थ्रू हम बच्चों का रिवीजन करा सकते हैं। फिर सबसे लास्ट में देना होता है गृह कार्य। तो छात्र अध्यापिका को हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्हें गृह कार्य देना है और उससे जुड़ी हुई इंस्ट्रक्शन की कैसे करके लाना है, और ये रोज़ देना होता है और नेक्स्ट डे आके इसे चेक भी करना होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं, आप चाहें तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, परावर्तन के नियम का वर्णन कीजिए। दूसरा है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन क्या है। आप चाहें तो इसमें 1-2 क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं गृह कार्य में। तो अगर आपको
यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है। अगर आपको भौतिक विज्ञान से जुड़ी हुई और पाठ्य योजनाएं देखनी हैं तो मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।